हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 31 मार्च एंड 31 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। सो आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले आपको बता दूं कि 3 मीडियम्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे। टेलीग्राम के थ्रू, यहाँ पे हमारा चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। इसमें हम डेली पीडीएफ पोस्ट करते हैं हमारे लेक्चर्स की, और जो भी आपके साथ जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे जो भी पीयर डिस्कशन होता है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इन सभी से रिलेटेड डिस्कशन भी होता है। हमारा इसी के साथ जुड़ा हुआ एक डिस्कशन ग्रुप भी है, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग यूपीएससी तो आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हो, मेरी मेल आईडी ये है, और ट्विटर के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो आगे बात करते हैं। देखो, सिर्फ 66 डेज बचे हैं हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स में, और इसीलिए आई नो कि आप सभी में से जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे उन सभी को कहीं ना कहीं एंग्जाइटी फील हो रही होगी, बहुत ज़्यादा ऐसा पेनफुल सी सिचुएशन होगी, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, अनसर्टनिटी सी लग रही होगी। लेकिन माई एडवाइस टू यू हियर वुड बी, डू नॉट डू नॉट फोकस ऑन द पेन। ठीक है, डू नॉट फोकस ऑन द पेन, इंस्टीड फोकस ऑन योर प्रोग्रेस। आप अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए इंस्टीड ऑफ द पेन। ठीक है, क्योंकि पेन देखो यहाँ पे अभी ये थोड़ी लंबी जर्नी है, तो पेन यहाँ पे आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। प्रोग्रेस पे आप ध्यान दो कि डेली आपकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। कल जितना आप करके सोए थे, अपना जो भी पढ़ाई, जो भी आपके टारगेट्स थे, जितनी भी करके सोए थे, आगे आज आने वाले दिन में क्या आप उससे आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। सो फोकस ऑन दैट प्रोग्रेस। ऑलराइट, सो आगे बात करते हैं, हम आज टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो GS1 में हमारे पास कुछ भी नहीं है। GS2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में। सो इसको मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ, मजा आएगा आपको समझ के। तो आगे बात करते हैं बिम्स्टेक का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बात करी है, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया जर्मनी ऑन यूक्रेन के बारे में बात करेंगे। गवर्नेंस में हम देखेंगे फेसबुक ने क्या क्या नए कदम उठाए हैं पॉलिटिकल मैसेजिंग को रेगुलेट करने के लिए। ओके, GS3 में हम देखेंगे साइंस एंड टेक में से इसरोज नेत्रा। तो ये नेत्रा क्या है, इसरो का क्या मिशन है, इसको देखेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करेंगे। एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। तो देखो, श्रीलंका की हालत बहुत ही खराब है। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह से न्यूज़पेपर्स कोट कर रहे हैं श्रीलंका की सिचुएशन को। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, इतने सारे लोग हैं, कोई यहाँ पे पेट्रोल के लिए खड़ा है, कोई लाइंस में, कोई यहाँ पे फूड के लिए खड़ा है, किसी किसी को तो पानी तक नहीं मिल रहा, कोई कोई यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज के लिए खड़ा है, किसी को यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। यहाँ पे स्कूल्स बंद हो चुके हैं, स्कूल्स में एग्जाम्स नहीं हो पा रहे क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास पेपर नहीं है एग्जाम पेपर छापने के लिए। तो इतनी बुरी सिचुएशन आज श्रीलंका में है। ओके, अब देखो यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स, ये देखो, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है। श्रीलंका इकोनॉमी हैज हिट रॉक बॉटम, पुटिंग प्रेशर ऑन द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, देखो किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, किस तरह से लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं श्रीलंका में। और यहाँ पे जो इकोनॉमी है श्रीलंका की, उसने रॉक बॉटम को टच कर लिया है, मतलब और इससे नीचे क्या ही जाएगी इनकी इकोनॉमी। तो इतनी बुरी कंडीशन है यहाँ पे, इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पे एक और आपको आर्टिकल दिखेगा, यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फूड, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है। ये देखो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो गई है कि फ्यूल को इंपोर्ट करती है ये कंट्री, मैक्सिमम कंट्रीज फ्यूल इंपोर्ट करती है, हमारी कंट्री भी फ्यूल इंपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ पे जो फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है उसके लिए यहाँ पे इस देश के पास पैसे चुकाने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, तो मतलब फ्यूल इंपोर्ट करें कैसे, क्योंकि यहाँ पे चुकाने के लिए पैसे ही नहीं है। तो यहाँ पे फ्यूल बहुत कम इंपोर्ट कर पा रहे हैं, और जैसे ही फ्यूल आता है उसकी अनलोडिंग होती है, इस तरह से लंबी कतारें लगी हुई है, और इस लंबी कतारों के बीच जैसे ही अनलोडिंग होती है फटाफट से कुछ मिनटों में फ्यूल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो लोग इतनी लंबी लंबी क्यूज में लगे हुए हैं। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले की बात थी कि यहाँ पे 2 सीनियर सिटीजन की डेथ हो गई थी इसी तरह से लाइन में लगे हुए फॉर द पेट्रोल एंड डीजल। ओके, तो ये सिचुएशन है। दूसरा यहाँ पे देखो, ये द गार्जियन का आर्टिकल है, श्रीलंका कैंसल स्कूल एग्जाम ओवर पेपर शॉर्टेज एज फाइनेंशियल क्राइसिस बाइट्स। तो यहाँ पे देखो इतना बुरी हालत है इनकी कि ये पेपर तक, यहाँ पे पेपर इनके पास नहीं है कि स्कूल में एग्जाम पेपर छाप सके। तो पेपर भी इंपोर्ट ये नहीं कर पा रहे, इतना भी पैसा इनके पास नहीं बचा है, और इस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट अब चल रहे हैं कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको हटाओ। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को क्विट करना चाहिए, ये लोग कह रहे हैं, ये सारे मिलके इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है। आज ही का एक द हिंदू का आर्टिकल है,
जो श्रीलंका के और डेवलपमेंट के बारे में बात करें कि किस तरह से यहाँ के डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस किस तरह से डेवलप हो रहा है। तो आज की ही न्यूज है, श्रीलंकन हॉस्पिटल सस्पेंड सर्जरीज आफ्टर 10 hour आउटेज। तो देखो ये सिचुएशन हो गई है कि एक तो ये जो पेट्रोल पंप्स हैं वहां पे ये आउट ऑफ स्टॉक के बोर्ड लगे हुए हैं, किसी के पास फ्यूल नहीं है, किसी के पास पेट्रोल डीजल नहीं है, कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठप, ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से ठप, एग्जाम्स नहीं हो पा रही। अब एक और चीज ये हुई है कि यहाँ पे एक तो पावर कट की चीज यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है। ये कहा गया है कि अब से हर दिन 10 hours तक यहाँ पे बिजली जाएगी, क्योंकि पैसा ही नहीं है, कहाँ से पावर आएगी, ठीक है, फ्यूल ही नहीं है, पावर जनरेट होगी कैसे। तो जितनी थोड़ी बहुत पावर बची है, जितनी पावर कैपेसिटी बची है, उसको प्रॉपरली अगर चलाना है तो 10 घंटे का यहाँ पे पावर कट पूरे श्रीलंका में होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जो भी बड़े हॉस्पिटल है, जैसे कि नेशनल हॉस्पिटल ऑफ श्रीलंका, ये कंट्री की बिगेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है, यहाँ पे भी ये कह दिया गया है कि यहाँ पे जो हम डायग्नोस्टिक्स करते थे ना, जो भी टेस्ट वगैरह कराने आते थे पेशेंट्स, पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, ठीक है। इनफैक्ट कई सारे हॉस्पिटल्स ने यहाँ पे सर्जरीज वगैरह करने से मना कर दिया, क्योंकि यार देखो पावर कट है, ठीक है। अब पावर कट होगा तो यहाँ पे आप कैसे ही कुछ काम कर लोगे, अगर 10 घंटे शहर में लाइट नहीं है तो किस हिसाब से हॉस्पिटल चलेंगे, किस हिसाब से बैंकिंग फैसिलिटी चलेगी, किस हिसाब से पूरा शहर पूरा देश चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस हद तक की सिचुएशन खराब हो चुकी है, ठीक है। पावर थर्मल जनरेटर्स में ऑयल नहीं है, डीजल स्टॉक्स खत्म हो चुके हैं, 40% श्रीलंकन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आती है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से जनरेट होती है ये इलेक्ट्रिसिटी 40%, और ये 40% इलेक्ट्रिसिटी में भी यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। ये देखो, ये इम्पोर्ट नहीं करना है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहीं से जनरेट होती है, लेकिन ये भी इसलिए इतना कम हो गया क्योंकि यहाँ पे बारिश ही नहीं हुई है, रेनफॉल बहुत कम हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देर हैज बीन नो रेन्स, ओके, एक चीज तो ये। दूसरा, जो 60% यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आती है कोल और फ्यूल से, ठीक है, कोल और ऑयल से जनरेट होती है, और ये कोल और ऑयल क्या होता है, इम्पोर्ट होता है। अब इम्पोर्ट करने के लिए अगर आपको कोई चीज इम्पोर्ट करनी है तो आपको उसके बदले पैसा देना पड़ेगा ना, फॉरेन रिजर्व अपने खर्च करने पड़ेंगे। इनके पास फॉरेन रिजर्व ही नहीं बचे तो पैसा देंगे कहाँ से, ठीक है। तो ये स्थिति यहाँ पे आज की डेट में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पूरी चीज जो है इस आर्टिकल में एक्सप्लेन की हुई है, ये द हिंदू का एडिटोरियल आया है, और मुझे लगा ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से श्रीलंकन क्राइसिस इज अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ, ओके, और ये पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये श्रीलंकन जो क्राइसिस है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने होलिस्टिकली ये आर्टिकल लिया है। तो देखो यहाँ पे शुरुआत से बात करते हैं, मैं इस आर्टिकल को रेफर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसके पॉइंट्स यहाँ पे अलग से नोट डाउन कर लिए हैं आपके लिए, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है ना, जो हाईलाइट किया हुआ है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम है यहाँ पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम किस तरह से, अगर आसान भाषा में समझाऊं तो देश में पैसा आ कम रहा है, ठीक है, और देश से पैसा जा ज्यादा रहा है। मतलब कि जो भी फॉरेन रिजर्व, जो भी डॉलर्स श्रीलंका ने अभी तक इकट्ठे करे हैं, उसमें डॉलर्स श्रीलंका में आ कम रहे हैं, डॉलर्स श्रीलंका से बाहर जा ज्यादा रहे हैं। तो यहाँ पे इनके पास डॉलर्स की हो गई है कमी, ठीक है। और अगर डॉलर्स की कमी है तो आगे जाके किस तरह से ये इम्पोर्ट करेंगे कोई भी चीज, ठीक है। और यही चीज जो है, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट आप समझ सकते हो। तो देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम बात करते हैं, ये एक इकोनॉमिक टर्म है। दो अकाउंट होते हैं इसमें, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है, इसमें देखो क्या क्या बात होती है। करंट अकाउंट में गुड्स में क्या ट्रेड हो रहा है, सर्विसेज में क्या ट्रेड हो रहा है, और ट्रांसफर पेमेंट्स। तो देखो फॉर एग्जांपल, श्रीलंका अगर एक्सपोर्ट ज्यादा करे और इंपोर्ट कम करे तो यहाँ पे ट्रेड का सरप्लस किसके साइड पे होगा, श्रीलंका के साइड पे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो श्रीलंका इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट जो है श्रीलंका का वो ज्यादा है देन द एक्सपोर्ट्स, और क्योंकि इंपोर्ट इज मोर देन द एक्सपोर्ट, इसीलिए यहाँ पे श्रीलंका के साइड पे डेफिसिट है, ठीक है। यानी कि श्रीलंका में पैसा, डॉलर्स आ कम रहे हैं, डॉलर्स बाहर जा ज्यादा रहे हैं। वैसे ही सर्विसेज में, ठीक है, जैसे कि अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के IT प्रोफेशनल्स अलग अलग देशों में बसे हुए हैं, तो रेमिटेंसेस वगैरह आते हैं। सर्विसेज में मतलब हम सर्विसेज जो है एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो हमारे देश में डॉलर आ रहे हैं, ठीक है, और डॉलर आ रहे हैं, और हम यहाँ पे सर्विसेज को इंपोर्ट कम करते हैं, इसीलिए हमारा जो ट्रेड इन सर्विसेज है इंडिया के केस में सरप्लस होता है। लेकिन श्रीलंका के केस में ये भी अभी डेफिसिट में चल रहा है, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट्स में भी श्रीलंका डेफिसिट में चल रहा है, ठीक है, जो भी रेमिटेंसेज वगैरह हैं उसमें भी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे डिक्रीज हुई है। एक्सटर्नल असिस्टेंसेज, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, ये भी अभी कम हुए हैं, ठीक है। अदर फ्लोज भी यहाँ पे जो है ये श्रीलंका के
साइड पे नहीं है। तो ये सभी चीजें मिला के कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट दोनों ही डेफिसिट में चल रहे हैं, इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बेसिक मतलब आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए किसी कंट्री के पास, ठीक है, इसमें बहुत ही कमी आ चुकी है श्रीलंका के पास, ठीक है। मतलब अगर आप मार्केट में निकल रहे हो, आपके बटुए में पैसे हैं तो आप जाके बाहर से सामान खरीद पाओगे। अगर पैसे ही नहीं है तो कहाँ से खरीदोगे। और यहाँ पे ये भी समझना कि यहाँ पे जो पैसे हैं वो डॉलर में होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आप किसी भी कंट्री से ट्रेड करोगे तो आपसे डॉलर में ट्रेड करेगी। तो अगर आपको मार्केट में निकलना है, आपके पास डॉलर्स हैं, तो आप जाके बाहर खरीद पाओगे चीजें, नहीं है तो नहीं खरीद पाओगे। यही सिचुएशन श्रीलंका की। श्रीलंका के जो पॉकेट है उसमें डॉलर्स बहुत कम बचे हैं और इनको इम्पोर्ट चीजें ज्यादा करनी है। ओके, तो अब देखो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखो, जो बीओपी क्राइसिस हुआ है, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ है, इसके कारण हो क्या रहा है, ये 3 फॉर्म्स में मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। 3 फॉर्म्स में मैनिफेस्ट हो रहा है। कैसे? सबसे पहले तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रिजर्व जो है इनके फॉरेन एक्सचेंज के वो बहुत डिप्लीट हो रहे हैं, यानी कि इनके पास डॉलर्स बहुत कम बचे हैं। दूसरा, इनको जो भी असेंशियल कंजप्शन गुड्स हैं, जैसे कि फ्यूल हो गया, ऑयल हो गया, कोल हो गया, मेडिकल डिवाइसेज हो गए, मेडिकल एड हो गई, ये सारी चीज़ें जो ये कंज्यूम करते हैं, बहुत असेंशियल कंजप्शन गुड्स हैं, इनको भी इम्पोर्ट करने में काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि इनके पास फॉरेन एक्सचेंज है ही नहीं। तीसरी चीज़, यहाँ पे इन्होंने डेट भी यहाँ पे चुका नहीं पा रहे, ठीक है। तो अनेबल टू पे देयर डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेट अपना चुका नहीं पा रहे। मतलब देखो क्या हुआ है ना, श्रीलंका ने काफी लंबा यहाँ पे कर्जा लिया हुआ है बहुत सारी चीजों से। जैसे आईएमएफ से इन्होंने बहुत बड़ा कर्जा लिया हुआ है, ठीक है। इंडिया से, चाइना से, इन सभी से इन्होंने काफी कर्जा उठाया हुआ है, डेट उठाया हुआ है, और इनको सभी को चुकाने के लिए इनको बहुत पैसा चाहिए जो इनके पास नहीं है। तो यहाँ पे एक तो कर्जे में डूबी हुई है पूरी कंट्री, ठीक है, उसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज है नहीं इनके पास, और इनको इम्पोर्ट करने असेंशियल गुड्स, और अगर असेंशियल गुड्स इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा देश ठप पड़ जाएगा, जैसा कि अभी पड़ भी रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉजेस समझाए हुए हैं कि क्यों ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है। तो सबसे पहले कॉलोनियलिज्म, यहाँ पे सबसे पहले कॉलोनियल कंट्री था श्रीलंका भी, इंडिया जैसे, तो कुछ इसके भी रूट्स हैं, ठीक है, यहाँ से भी निकल के आते हैं कॉजेस। सिविल वॉर हुई है यहाँ पे, 26 ईयर्स लंबी सिविल वॉर हुई है, जिसके कारण काफी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है, ठीक है। और ये सब चीजें रही है जिसके कहीं ना कहीं आज भी निशान देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है उसके पीछे लास्ट 10 साल रहे हैं, ठीक है। लास्ट 10 साल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस क्राइसिस के पीछे। देखो, श्रीलंका की जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, मतलब अभी तक जो श्रीलंका अच्छा काम कर रहा था, इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही थी, स्टेबल चल रही थी, उसके पीछे कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण ये कि कुछ चीज़ों का ये एक्सपोर्ट करता है, जैसे टी, रबर, गारमेंट्स, इन सब का अच्छा एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका। वैसे तो टूरिज्म के लिए श्रीलंका काफ़ी फेमस है, आपने देखा होगा कई सारे लोग इंडिया से भी श्रीलंका घूमने जाते हैं, तो टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है। और तीसरा, रेमिटेंसेस के लिए श्रीलंका के कई सारे लोग जो है ये दूसरे दूसरे देशों में काम करते हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट और जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ तक भी ये काम करते हैं। तो इनके इन तीनों चीज़ों के थ्रू यहाँ पे श्रीलंका के पास आ रहे थे डॉलर्स, ठीक है। और इन्हीं डॉलर्स के थ्रू यहाँ पे श्रीलंका इम्पोर्ट कर रहा था अपने ऑयल और कोल डिमांड्स जो है उसको पूरा कर रहा था। कोल और ऑयल जो है इम्पोर्ट कर रहा था इन्हीं डॉलर्स के थ्रू, ठीक है। हम ये समझ गए कि श्रीलंका की वैसे इकोनॉमी कैसे चल रही थी। अब क्या हुआ कि 26 ईयर्स की जो सिविल वॉर थी ये खत्म हुई, ठीक है। तो 2009 में ये खत्म हुई, ओके। और 2009 में जब ये खत्म हुई तब यहाँ पे अच्छी जीडीपी ग्रोथ चल रही थी, मतलब 8 से 9% की जीडीपी ग्रोथ चल रही थी। सबको लगा कि श्रीलंका उठ सकता है, रिवाइव कर सकता है, ठीक है। लेकिन 2013 में क्या हुआ, कुछ सालों तक तो सही चल रहा था, यहाँ पे इकोनॉमी सही चल रही थी, लेकिन 2013 में क्या हुआ, कमोडिटी प्राइसेस गिरने लगे, एक्सपोर्ट्स श्रीलंका के गिरने लगे और इंपोर्ट्स बढ़ने लगे। यहाँ से चीज़ें बिगड़ना चालू हुई। इसी में एक और चीज़ यहाँ पे एडअप हुई थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 का, जिसका एक लंबे समय तक इम्पैक्ट देखने को मिला, ठीक है। इसने क्या किया, एक तो 2013 से ये सारी सिचुएशन, 2008 से ये फाइनेंशियल क्राइसिस, इन सभी के कारण क्या हुआ, श्रीलंका की फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट होने लगी, ओके। इसके बाद श्रीलंका ने क्या किया, अलग अलग गवर्नमेंट्स आई, अलग अलग गवर्नमेंट्स ने यहाँ पे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेना स्टार्ट किया, ठीक है। अब जब भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर आपको लोन दे रहा है, ठीक है, अगर आपको लोन दे रहा है तो वो कुछ कंडीशंस रखता है कि आपको अपना बजट डेफिसिट जो है ये कम करना पड़ेगा,
फिजिकल डेफिसिट जो है वो कम करना पड़ेगा। जैसे इंडिया ने भी ये सेम बीओपी क्राइसिस सहा है, ठीक है, इंडिया ने भी ये सेम बीओपी क्राइसिस फेस किया है। कब किया है? 1990s में। उस समय पे हमारी भी सिचुएशन बहुत खराब थी, तब हम आईएमएफ के पास गए थे। और जब हम आईएमएफ के पास गए थे तो आईएमएफ ने हमारे सामने भी कुछ शर्तें रखी थी। जैसे हमारे सामने एलपीजी रिफॉर्म्स करने की शर्तें रखी थी, उसके बाद ही हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए। ये एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये तीनों चीजें हमने करी, जिसके बाद से इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कभी हमको पीछे देख के मुड़ के देखने की जरूरत कभी पड़ी नहीं, ठीक है। पर श्रीलंका के साथ ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका ने पहले एक बार आईएमएफ से लोन लिया, इसके बदले आईएमएफ ने कुछ यहाँ पे कंडीशन रखी कि बजट डेफिसिट आप अपना कम कीजिए। ठीक नहीं हुई सिचुएशन, फिर आईएमएफ से लोन लिया, फिर यहाँ पे कुछ कंडीशन रखी गई, फिजिकल डेफिसिट कम करो, फिर यहाँ पे सिचुएशन खराब हो गई, फिर आईएमएफ से लोन लिया। तो बहुत बार इन्होंने आईएमएफ से लोन लिया है, बहुत बार कंडीशंस को यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश की है। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि इतना जब आपके पास साइकिल बन जाती है ना, समझो कि अगर आपने देखा होगा वो फिर हेरा फेरी मूवी देखी होगी, एक बंदे ने यहाँ पे किसी से यहाँ पे पैसे कर्जा लिए, अब इसके पैसे चुकाने के लिए आपने किसी और से कर्जा ली, फिर इसके पैसे और इसके पैसे साथ में चुकाने के लिए आपने किसी और से कर्जा लिया। तो ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती और ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। और ये लाइव एग्जांपल है श्रीलंका यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आगे क्या हुआ, इस सब चक्करों में क्या हुआ, कंडीशनैलिटीज वगैरह के चक्कर में ग्रोथ रेट गिरने लगा, सेविंग्स गिरने लगी, गवर्नमेंट रेवेन्यूज गिरने लगे, गवर्नमेंट का जो ग्रॉस गवर्नमेंट डेट था वो बढ़ने लगा, मतलब कि गवर्नमेंट के ऊपर जो कर्जा था वो बढ़ने लगा। 2019 में देखो ये सब सिचुएशन चल ही रही थी, फिर भी ठीक ठाक सिचुएशन थी, ठीक है, श्रीलंका फिर भी ठीक ठाक था। लेकिन 2019 से तो और ही बैंड बज गई इनकी। कैसे बैंड बज गई? 2019 में एक ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक है, ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट आप सभी ने सुना होगा, यहाँ पे चर्च के ऊपर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद से क्या हुआ, टूरिज्म गिर गया। किसी भी देश में अगर टेररिस्ट अटैक होगा तो कम से कम 2-4 साल तो वहाँ पे कोई टूरिस्ट जाएगा नहीं, है ना, हर किसी को अपनी जान की चिंता रहती है। तो यहाँ पे टूरिज्म गिर गया, जो कि एक मेन सेक्टर था यहाँ पे डॉलर्स कमाने का, ठीक है, तो यहाँ पे टूरिज्म गिर गया। उसके बाद गवर्नमेंट भी यहाँ पे चेंज हो गई। अब यहाँ पे नए लीडर आए, गोटाबाया राजपक्सा, ठीक है। इनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी थी, ये पॉलिसीज ऐसी थी जिन्होंने श्रीलंका को जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था ना डूबने से, वो भी पूरा डुबा दिया, ठीक है। तो पूरा का पूरा इसको अंदर डाल दिया पानी के। तो गोटाबाया राजपक्सा ने क्या किया, सबसे पहला एक इनकी पॉलिसी आई कि इन्होंने टैक्सेस को स्लैश करना शुरू किया। यानी कि ये बोला कि हम टैक्सेस नहीं लेंगे आपसे ज्यादा, ठीक है, हम आपको यहाँ पे बेसिकली अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी, ठीक है। यहाँ पे लोगों को अपीज करने की इन्होंने कोशिश करी, जो लोग हैं यहाँ के सिटीजन ने उनको अपीज करने की कोशिश करी। ये बोला कि हम यहाँ पे टैक्स रेट्स गिराने वाले हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया कि यहाँ पे देखो आप लोगों को जो हायर इनकम कैटेगरी में है सिर्फ उनको यहाँ पे टैक्स पे करने की जरूरत है। इन सब के चक्कर में क्या हुआ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू गिरने लगा, ठीक है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू गिरने लगा। आप थोड़ा सोचो कि आपके पास ऑलरेडी इतना कर्जा लगा हुआ है, ठीक है, आपकी इकोनॉमी वैसे भी ठप पड़ी है, उतने में आप अपना गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी गिरा दो, जो कमाई करती है गवर्नमेंट वो भी गिर गई। तो अब बचा क्या? अब बचा ये कि कोविड आ गया। कोविड जो थोड़ी बहुत कसर बची हुई थी कोविड ने पूरी कर दी। कोविड आया, कोविड-19 आया, उस टाइम पे रबर, टी, स्पाइसेस, गारमेंट सबका एक्सपोर्ट ठप पड़ गया। टूरिज्म बिल्कुल खत्म, ठप पड़ गया, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने लगा, क्योंकि हेल्थ में खर्चा होने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होने लगा, लोगों को सोशल सिक्योरिटी देनी थी, वैक्सीन हो गई, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया और इसके कारण टोटल मिला के फिजिकल डेफिसिट जो था वो बढ़ गया। गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर रही है, गवर्नमेंट के पास इनकम ज़्यादा नहीं है, तो एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम। तो ऐसे में क्या हुआ, घाटा हो गया, डेफिसिट हो गया, ठीक है। साथ में एक और जो लास्ट नेल बोलते हैं ना, लास्ट नेल ऑफ द कॉफिन, वो हुई यहाँ पे एक और पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट। इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये देखा कि आज की डेट में, जब श्रीलंका में पहले क्या होता था, गवर्नमेंट क्या करती थी, सब्सिडी देती थी फर्टिलाइजर्स पे, ठीक है, फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी दी जाती थी, जैसे हमारे देश में भी मिलती है फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी। तो यहाँ पे फार्मर्स जो थे इन फर्टिलाइजर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे अपने अच्छे यील्ड के लिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि अगर हमको ये फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देनी है तो यहाँ पे हमको एक तो खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, दूसरा जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका भी एक बड़ी मात्रा, फर्टिलाइजर्स की बड़ी मात्रा हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो इसके चक्कर में हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी यहाँ पे खर्च होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा एक काम करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन कर दो, जो इम्पोर्ट है ना केमिकल फर्टिलाइजर्स की खत्म कर दो, बैन कर दो। तो अगर देश में फर्टिलाइजर्स ही यूज नहीं होंगे तो सबसे बढ़िया काम हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, फर्टिलाइजर्स के इम्पोर्ट के ऊपर बैन लगा दी और बोल दिया कि हम यहाँ पे एक
प्लेज लेते हैं, एक कसम खाते हैं कि श्रीलंका अब 100% ऑर्गेनिक देश बनेगा, ठीक है, यानी कि हम अपने एग्रीकल्चर में कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे। इन्होंने तो बोल दिया, लेकिन यहाँ के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने पहले ही यहाँ पे इनको चेतावनी दी थी, पहले इनको वार्न किया था कि देखो ये ना उल्टा पड़ जाएगा तुम्हारा कदम, और ये पढ़ा भी उल्टा। क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो केमिकल फर्टिलाइजर एक दिन में इन्होंने बंद किए, रातों रात बंद कर दिए, ठीक है, बोला ऑर्गेनिक हो जाओ। तो ऐसे कोई हो रहा है? दूसरी चीज, यहाँ पे फार्मर्स ने ये फेस किया कि इनकी जो यील्ड थी बहुत ज्यादा गिरने लगी, प्रोडक्टिविटी बहुत गिरने लगी। अब यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी का भी इशू आ गया, ठीक है, पहले ही इतने इश्यूज कम नहीं थे, अब यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी का भी इशू आ गया। लोगों के पास खाने को भी नहीं था, खाने की जो चीज़ें थी, फूड प्रोडक्ट्स थे, उनके प्राइसेस भी बढ़ने लग गए। तो कुल मिलाकर ये सब चीज़ों ने मिलके यहाँ पे पूरा इनको भवसागर पार करा दिया है, किसको? श्रीलंका को। और आज की डेट में श्रीलंका की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है, ठीक है। अभी देखो ये नई चीज भी आ गई, 10 घंटे तक पावर कट। आप देखते हो कितना ज्यादा प्रॉब्लम होती है अगर आधा घंटा भी पावर कट हो जाता है, तो यहाँ पे 10 घंटे पावर कट रहेगा। अब देखना ही होगा कि आगे श्रीलंका क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग देश मदद कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल देशों के मदद करने से अब श्रीलंका बाहर नहीं आ पाएगा इस सिचुएशन से। तो हो सकता है श्रीलंका को फिर IMF के पास जाना पड़े और फिर IMF कुछ कंडीशनैलिटीज यहाँ पे लगाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी से काम करने की जरूरत है श्रीलंका को। तो ये था पूरा आर्टिकल, ठीक है। आई होप आपको ये श्रीलंकन क्राइसिस पूरा समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट इशू है हमारा, इसरो टू स्टेप अप ट्रैकिंग ऑफ स्पेस डेब्रिस। तो यहाँ पे स्पेस डेब्रिस को लेकर एक आर्टिकल आया है। यहाँ पे इसरो जो है हमारा, जो हमारी जो स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बात करी है कि यहाँ पे नेत्र, ये एक प्रोजेक्ट था इसरो का, नेत्रा। इसमें क्या करने वाले थे हम, ये जो जितना भी स्पेस डेब्रिस है इसको ट्रैक करके इसको हटाने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम है ये नेत्रा। अब इसमें कुछ और भी चीजें हमने ऐड की, कुछ नए रेडार्स वगैरह ऐड किए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेस डेब्रिस है क्या। तो ये पिक्चर देख रहे हो आप, ये है हमारा अर्थ, और अर्थ के आसपास ये जो ये दिख रहे हैं ये अलग अलग पार्टिकल्स, ये क्या है? ये स्पेस डेब्रिस है। और थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ये है हमारा अर्थ। अर्थ के आसपास ये देख रहे हो जो छोटे छोटे ये जो पार्टिकल्स हैं, ये क्या है? ये जो हमने स्पेस में कुछ एयरक्राफ्ट भेजे हैं, ठीक है, कुछ सैटेलाइट्स भेजी हैं, कुछ यहाँ पे रॉक्स वगैरह हैं, मतलब हर सारी चीज जो यहाँ पे मैनमेड चीजें जो भी गई है ना, ये सारी चीजें, और इनके ऐसे पुर्जे वगैरह यहाँ पे ये सब अलग अलग जो हुए हैं वो सब चीजें हैं। तो स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस क्या होता है? इट इज द डेड एंड अनवांटेड क्राफ्ट लेफ्ट बिहाइंड इन द फाइनाइट स्पेस ऑफ अर्थ ऑर्बिट फॉर डिकेड्स। तो जो भी अनवांटेड क्राफ्ट, अनडिजायर्ड क्राफ्ट जो डेड हो चुके हैं, ये सब चीजें जो है, ये जो अर्थ को आसपास से घेर के रखती है, इसको हम स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस कहते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो प्रोजेक्ट नेत्रा क्या है। प्रोजेक्ट नेत्रा यहाँ पे इसरो का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें एक कीवर्ड याद रखना, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। यहाँ पे इंडिया अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की, यानी कि इंडिया यहाँ पे क्या चाहता है, इंडिया ये चाहता है कि स्पेस में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कौन सा आर्टिकल, कौन सी चीज हमारे अर्थ के आसपास आ रही है, ये अवेयरनेस हमारे पास होनी चाहिए। इसी को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर सकें कि क्या थ्रेट है इंडियन सैटेलाइट्स को किसी भी तरह के डेब्रिस से, ये हम पहले से प्रिडिक्ट कर सके, हम जान पाए, इनको ट्रैक कर पाए, ये हम करने वाले हैं थ्रू प्रोजेक्ट नेत्रा। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे सिर्फ प्रिडिक्शन का काम है, यहाँ पे सिर्फ ट्रैक कर रहे हैं हम, ठीक है। हम हटा नहीं सकते इन डेब्रिस, इन थ्रेड्स को, हम सिर्फ अपनी सैटेलाइट को यहाँ पे अकॉर्डिंगली लोकेट कर सकते हैं, सो दैट वो थ्रेड जो है वो टल जाए, ठीक है। तो नेत्रा जो है, इसका इवेंचुअल गोल जो है ये है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है, लगभग अर्थ से 36,000 किलोमीटर ऊपर ये सैटेलाइट्स जाती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जो यूजुअली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती है। तो हम चाहते हैं कि नेत्र को हम इतना बड़ा बनाएं कि यहाँ पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स तक हम प्रिडिक्ट कर सकें कि अगर कोई थ्रेट वगैरह है तो उसको हम अकॉर्डिंगली प्रॉपर कर सकें, अवॉइड कर सकें उस थ्रेट को, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल गोल है। अभी किस सिचुएशन में है हमारा नेत्र, अभी क्या है, अभी हम लो अर्थ ऑर्बिट्स तक यहाँ पे स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की कैपेबिलिटी हमारे पास है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर अर्थ के पास अगर कोई भी डेब्रिस आता है जो इंडियन सैटेलाइट को टारगेट कर सकते हैं या इंडियन सैटेलाइट में जाके कोलाइड कर सकता है, तो हम उसको रोक सकते हैं, उसको बचा सकते हैं प्रेडिक्शन के थ्रू। यहाँ पे रिमोट सेंसिंग स्पेसक्राफ्ट वगैरह यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अंडर नेत्रा द इसरो प्लान्स टू पुट अप मेनी ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज। तो कई सारी फैसिलिटीज इसमें ऐड होंगी जो अब हुई भी हैं, जैसे कई सारे रडार्स, टेलीस्कोप्स, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट्स और कंट्रोल सेंटर इसके साथ कनेक्ट किए जाएंगे।
15 फंक्शनल इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं आज की डेट में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, और 13 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं लो अर्थ ऑर्बिट में। इसके अलावा 8 नेविगेशन सैटेलाइट्स भी हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि अभी जो हमारा नेत्रा सिस्टम है ये सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट तक अभी इसके पास कैपेबिलिटी है इस चीज को ट्रैक करने की, प्रिडिक्ट करने की, जो भी थ्रेट आता है, स्पेस डेब्रिस आती है। तो आज की डेट में लो अर्थ ऑर्बिट में हमारी 13 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक हमको जाना है जहाँ पे हमारी 15 सैटेलाइट्स आज की डेट में फंक्शनल हैं। ओके, अब देखो थोड़ा सा इस आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसरो जो है बिल्ड कर रहा है जो ऑर्बिटल डेब्रिस ट्रैकिंग कैपेबिलिटी जो है उसको यहाँ पे बिल्ड कर रहा है अंडर नेत्रा सिस्टम। ठीक है, इस नेत्रा का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, ये याद रखना, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ये जो स्पेस डेब्रिस है अभी यहाँ पे ये 15,000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर तक ये ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, और ये नेत्रा का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें कई सारी रेडार्स वगैरह लगाई जा रही हैं जहाँ पे 10 सेंटीमीटर और उससे बड़े जितने भी ऑब्जेक्ट्स अगर अर्थ के यहाँ पे ऑर्बिट में ट्रैक कर रहे हैं हम, अगर 10 सेंटीमीटर से बड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट हमको अर्थ की ऑर्बिट में मिलता है जो इंडियन सैटेलाइट को हार्म कर सकता है, तो इसको हम पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ रेडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स भी लगाए गए हैं। ठीक है, और हम प्लान कर रहे हैं कि जो रेडार होंगे ये 1000 किलोमीटर दूर होंगे, सो दैट यहाँ पे जो हमारे पास स्पेशल डाइवर्सिटी है वो आ सके। आज की डेट में हमारे पास एक मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार है जो श्रीहरिकोटा पे लगी हुई है, लेकिन इसकी रेंज काफी लिमिटेड है। ठीक है, अच्छा एक चीज और कि यहाँ पे कोलिजन अवॉइडेंस मैन्योवर्स जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कोलिजन अवॉइडेंस मैन्योवर्स बेसिकली क्या है ये कि यहाँ पे इसरो जो है, देखो नेत्रा के थ्रू हमको थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि ये जो सैटेलाइट है ये खतरे में है, इससे जाके स्पेस डेब्रिस टकरा सकता है। तो यहाँ पे इसरो अपने आप से क्या करता है, उस सैटेलाइट को थोड़ा सा इधर उधर खसकाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोलिजन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इसी को हम कहते हैं कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स। तो ये कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्पेस में डेब्रिस भी बढ़ता जा रहा है, और ये डेब्रिस जो बढ़ता जा रहा है इसके कारण हमको और ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। जैसे अगर इंडियन सैटेलाइट की मैं बात करूं तो इंडियन सैटेलाइट्स पे सबसे ज्यादा खतरा जो है अभी तक जो रहा है वो एक तो रहा है फेंग्यून आईसी। फेंग्यून आईसी ये क्या है? फेंग्यून आईसी सैटेलाइट, ये चाइना की सैटेलाइट है। ठीक है, ये एंटी सैटेलाइट मिशन था इनका, एंटी सैटेलाइट टेस्ट था, उसमें कुछ पुर्जे इनके रह गए स्पेस में जो इंडियन सैटेलाइट से टकरा सकते हैं, तो इनका सबसे बड़ा खतरा है। एक और है कॉस्मोस इरिडियम। ठीक है, ये भी एक सैटेलाइट है जो यहाँ पे 2009 में हमारे सैटेलाइट्स के लिए सबसे बड़ा थ्रेट थी। तो यहाँ पे इन सभी थ्रेट से बचाने के लिए अपनी सैटेलाइट्स को हम ये नेत्रा सिस्टम लेकर आए हैं जिसमें हम कंटिन्यूसली डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा इशू है मोदी मूव्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर बिम्स्टेक। तो देखो बिम्स्टेक के बारे में हमने कुछ दिन पहले भी बात करी थी। बिम्स्टेक की यहाँ पे एक समिट हुई है। ठीक है, इस समिट में हमारे मोदी जी जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हैं, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि बिम्स्टेक बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन एक अगर हम और काम कर लें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हम साइन कर लें सभी देश मिलकर, तो और बढ़िया काम हो जाएगा। तो पहले देखते हैं बिम्स्टेक क्या है। देखो ये बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो 7 मेंबर्स की ये कंट्री है, 7 मेंबर कंट्रीज का ये पूरा समिट है, पूरा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे देखो बे ऑफ बंगाल आती है, इसके आसपास जितनी भी कंट्रीज आती हैं उन सभी का ये एक ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो ये है इंडिया, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार है। ठीक है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक में आप ऐसे याद रख सकते हो, ये बिम्स तो याद रखना, ये है हमारा बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, एस इज फॉर श्रीलंका, टी इज फॉर थाईलैंड, इसके अलावा नेपाल और भूटान और है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये बना था। ठीक है, नेपाल भूटान अभी अभी रिसेंटली 2004 के आसपास ये ऐड हुए हैं। ठीक है, उससे पहले म्यांमार ऐड हुआ था, सबसे पहले यहाँ पे ये सिर्फ बिस्टेक के फॉर्म में था। ठीक है, फिर यहाँ पे धीरे से म्यांमार ऐड हुआ, उसके बाद नेपाल और भूटान भी यहाँ पे ऐड हुए हैं। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस आप इस तरह से समझ सकते हो कि 22% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स की इनकी इकोनॉमी है सभी के मिला के। 1/4 वर्ल्ड का जो जितने भी गुड्स का ट्रेड होता है वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के थ्रू होता है। और 6 फोकस एरियाज है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरीज। अभी जो समिट हो रही है, देखो फर्स्ट समिट इनकी थाईलैंड में हुई थी, अभी जो समिट हो रही है वो श्रीलंका में हो रही है, और श्रीलंका के बाद फिर से ये थाईलैंड में होने वाली है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस आर्टिकल की। तो देखो यहाँ पे मोदी जी ने कहा है
कि बिम्स्टेक की जो समिट हुई, यहाँ पे बिम्स्टेक चार्टर साइन हुआ है, ठीक है, बिम्स्टेक चार्टर। ये चार्टर क्या है? ये चार्टर एक तरीके से ये बताएगा कि ये जो पूरा बिम्स्टेक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हमने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दिया है थ्रू दिस चार्टर। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब ये है कि प्रॉपर इसके लिए रूल्स वगैरह बना दिए हैं, प्रॉपर हमने अपने पर्पज एम्स वगैरह सेटअप किए हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, ये यहाँ पे हमने सेटअप कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्क्रीट गोल्स हमने सेटअप करे हैं। ये डिसाइड किया है कि हम यहाँ पे कम से कम 2 सालों में एक बार तो मीटिंग अपनी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वंस इन एवरी 2 years हमको मीटअप करना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम यहाँ पे कोस्टल शिपिंग, उसके अलावा इकोसिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी, इन सभी के लिए भी काम करने वाले हैं। इंडिया ने ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे एक सिक्योरिटी पिलर बने रहने की फॉर द बिम्स्टेक कंट्रीज। तो हम बाकी सब देश जो है हम उनको बचाएंगे किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से, ये कहा है इंडिया ने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक मास्टर प्लान भी डिक्लेयर हुआ है, मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। यहाँ पे ये रीजनल और डोमेस्टिक कनेक्टिविटी का फ्रेमवर्क डिसाइड हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज कही गई है कि यहाँ पे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए हमको, सो दैट हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और कोऑर्डिनेट कर सकें, ऑलराइट। तो ये था पूरा आर्टिकल। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की। इंडिया जर्मनी डिस्कस यूक्रेन सिचुएशन। अब आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर कब से चल रहा है, ठीक है, और तब से चला आ रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में इंडिया ने अभी तक एक भी बार रशिया का सीधा नाम लेकर रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया है ये मैं आपको हजारों बार समझा चुकी हूँ हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। रशिया इज एन अलाय ऑफ इंडिया, ठीक है, एक हिस्टोरिकल अलाय रह चुका है इंडिया का रशिया, और इसीलिए इंडिया ने एक भी बार रशिया का खुलकर यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं किया है। जितनी बार भी यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनजीए हो गया, यूएनएससी हो गया, यहाँ पे जो भी वोटिंग हुई है रशिया के अगेंस्ट, उसमें इंडिया ने एक्सटेन किया है, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई है। ऐसे में जर्मनी जर्मनी जो है यूरोपियन कंट्री है और ये यूएस की तरफ इंक्लाइंड है, ठीक है। तो ये यूएस की तरफ इंक्लाइन होने के चक्कर में ये क्या बोल रहे हैं, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो थोड़ी सी बौखलाई हुई हैं कि इंडिया क्यों अभी तक रशिया का साथ दे रहा है, क्यों इंडिया खुलकर रशिया के अगेंस्ट नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो जर्मनी के यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव आए और इन्होंने कहा है यहाँ पे कि यहाँ पे इंडिया को ये नहीं बताएंगे, प्रीच या टीच नहीं करेंगे कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को रशिया के अगेंस्ट बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने सिर्फ इनडायरेक्टली ये कहा है कि हम जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हम जो यहाँ पे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी हमारी फ्रेंडली कंट्री है, जैसे कि इंडिया, ठीक है, इंडिया जो कि इनकी एक फ्रेंडली कंट्री है, वो इन सैंक्शंस का रिस्पेक्ट रखेगी, वो इनको यहाँ पे बाईपास करने की कोशिश नहीं करेगी। ये जर्मनी ने इनडायरेक्टली कहा है इंडिया को। अब देखो आपको पता है हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था कि इंडिया और रशिया ये अपने ट्रेड टाइज तोड़ना नहीं चाहते और इसलिए इंडिया और रशिया रूबल रुपी एग्रीमेंट यहाँ पे साइन करने वाले हैं, रूबल रुपी अरेंजमेंट बनाने वाले हैं जिसके थ्रू इनको डॉलर्स में ट्रेड करने की जरूरत ना पड़े। अब इसी के यहाँ पे इसी के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, जर्मनी के इस यहाँ पे फॉरेन एंड सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये कहा है कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि इंडिया जो है इस जो सैंक्शन वाली प्रोसेस है उसका यहाँ पे सम्मान करे। अगर एकदम खुल के सामने नहीं आ सकती तो एटलीस्ट सम्मान तो करे इन सैंक्शन वाली चीज़ों का। दूसरी चीज़ इन्होंने ये बोली है कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी वी वुड वेरी मच लाइक टू सी अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो बैक फाइलिंग ऑन द सैंक्शंस दैट वी ऑपरेट एंड वेयर नो फ्रेंडली कंट्री इन द वर्ल्ड टेक्स अ स्टेप एक्चुअली टेकिंग इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ द वॉर। तो इन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि कोई भी फ्रेंडली कंट्री इन सैंक्शंस का अपमान करे और इस वॉर वाली सिचुएशन का खुद फायदा उठा ले, ठीक है, सो दैट उनको सस्ते में तेल या ये जो भी चीजें हैं वो मिल जाए। तो ये इन्होंने कहा है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही है कि यहाँ पे काफी डिस्कम्फर्ट में है यूरोपियन देश और यूएस वाली जो जितनी भी पार्टी है, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वो काफी डिस्कम्फर्ट में है इंडिया के इस स्टैंड से, और इंडिया को हर कोई यहाँ पे केटर करना चाह रहा है। कल भी एक फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल था, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पूरा डाटा डाटा दिया हुआ था इसलिए मैंने लिया नहीं था उसको, लेकिन उसमें बताया गया था कि किस तरह से ये इस एक महीने में इतने सारे फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव आ गए। जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है कि यहाँ पे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आ गए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मैक्सिको के फॉरेन मिनिस्टर आ गए, उसके बाद यहाँ पे यूएस के डेप्यूटी एनएसए आ गए, उसके बाद यहाँ पे यूके के फॉरेन सेक्रेटरी आ गए। सभी लोग इंडिया में इतनी सारी विजिट्स कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेजेंट जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया के ऊपर ज्यादा ध्यान है।
नाउ यहाँ पे देखो ये चीज समझ में आ रही है कि न्यू दिल्ली की पोजीशन को लेकर सभी लोग यहाँ पे थोड़े से बौखलाए हुए हैं, और इंडिया जो एब्सेंटेशन कर रहा है, एब्सटेन कर रहा है, यूएन की जितनी भी काउंसिल हैं, जितनी भी वोटिंग हो रही है उससे एब्सटेन कर रहा है, उससे भी सब लोग थोड़े बौखलाए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और कि यहाँ पे जब पूछा गया कि यहाँ पे तो आप डबल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो, यूरोप खुद, जर्मनी खुद अभी तक यहाँ पे ऑयल वगैरह इंपोर्ट करता है, गैस इंपोर्ट करता है रशिया से, और दूसरी कंट्रीज को आप मना कर रहे हो। तो यहाँ पे जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि देखो हमारा तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट इनसे बंधा हुआ है, तो हम क्या करें, हमको ये कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़ेगा। आगे हम कट डाउन करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हर कोई दूसरी कंट्रीज के ऊपर अपनी सॉवरेनिटी जमाना चाहता है, और इसीलिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बहुत तारीफें हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इज क्वाइट रियलिस्टिक। ठीक है, ये हम कई बार कर चुके हैं कि यहाँ पे देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स इन फोर्स, ओनली द थिंग दैट इज परमानेंट इज नेशनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट के फॉर्म में ही, नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि आज हमारी है भी। ठीक है, तो ये पूरी सिचुएशन थी। इसकी लोकेशन देख लो थोड़ी सी जर्मनी की, तो देखो यहाँ पे ये है रशिया, ये है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन में अभी सारी चीजें चल रही है, युद्ध वगैरह चल रहा है। यहाँ पे यूक्रेन के बाद ये पोलैंड आता है, पोलैंड के बाद ये जर्मनी है। ऊपर आता है जर्मनी के नॉर्थ सी, यहाँ पे है अटलांटिक ओशन, नीचे है मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ है ब्लैक सी। ओके, आगे बात कर लेते हैं। तो देखो आगे यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, फेसबुक क्लीन अप अटेम्प्ट ऑन पॉलिटिकल मैसेजिंग। सो बेसिकली हुआ यह है कि फेसबुक के ऊपर कई आरोप लगे हैं कि फेसबुक जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, इंडिया में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ही सपोर्ट कर रहा है और इनके फेवर में सारे एड्स वगैरह चला रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं। तो इसी से यहाँ पे निपटने के लिए फेसबुक ने अपना एक ब्लॉग पोस्ट किया, उसमें फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने कुछ चीजें बताई। जैसे कि इन्होंने बताया कि हम यहाँ पे जो फेक अकाउंट्स हैं, फेक अकाउंट्स और जो मिस इन्फॉर्मेशन है, इससे डील करने के लिए हम अपना नया मैकेनिज्म लेकर आए हैं। यहाँ पे नए टूल्स हम लेकर आए हैं, और यहाँ पे हम जो एडवर्टाइजिंग टूल्स हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा रेगुलेशन लेकर आए हैं, सो दैट यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है तो वो यहाँ पे अनबायस्ड जाए, इम्पार्शियल होके जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बात करी एड ऑक्शन की। ये कहते हैं कि जो भी एड के रिगार्डिंग प्राइसिंग होती है, जो भी एड्स आप देखते हो फेसबुक वगैरह पे, उसकी जो प्राइसिंग होती है वो यहाँ पे एंटिटी की टारगेटिंग और बिड स्ट्रेटजी पे होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने ये एड चलाई है उस बेसिस से हम यहाँ पे इनको प्राइसिंग दें। मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लो बीजेपी कांग्रेस, तो ऐसा नहीं कि बीजेपी को यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है एड चलाने के लिए और कांग्रेस को यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा, कांग्रेस को यहाँ पे बहुत पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं फेसबुक पे एड चलाने के लिए। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा का कहना ये है कि हमारे यहाँ पे जो भी एड्स चलती हैं, जो भी प्राइसिंग होती है, वो डिपेंड करती है कि जो एंटिटी एड दे रही है उसका क्या टारगेट ऑडियंस है और क्या स्ट्रैटेजी है, बिड स्ट्रैटेजी क्या है। दूसरी चीज बात करें इन्होंने डिस्क्लेमर की, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल एड फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आती है उसमें मैंडेटरी है अब कि यहाँ पे जो भी पार्टी ये एड देगी उसका ऑथराइजेशन हो प्रॉपर। ठीक है, उसका नाम पता हो, उसका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबको पता हो, जो भी यूजर वो देख रहा है एड उसको ये सब पता हो। और तीसरी चीज उस जो एडवर्टाइजर है उसके क्रेडेंशियल्स डायरेक्टली जाएंगे फेसबुक के पास, सो दैट अकाउंटेबिलिटी चेक हो सके। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पे डीमोटिंग कंटेंट एंड रिमूविंग कंटेंट। तो अगर मेटा ने ये अनाउंस किया है कि यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी एड आती है जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ पे वायलेट करती है फेसबुक के पॉलिसीज को, फेसबुक के रूल्स को, फिर भले ही वो चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एड हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव की हुई एड हो, कोई भी एड हो, उसको फेसबुक हटा सकता है, डिमोट कर सकते हैं, यानी कि ऐसा कर सकते हैं कि कम लोग उसको देखें। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन इन ऑथेंटिक बिहेवियर। तो कोऑर्डिनेटेड इन ऑथेंटिक बिहेवियर का मतलब यह है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड एक्शन हो सकता है पब्लिक ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अगर फेक अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि होते हैं जनरली, क्या होता है कि फेक अकाउंट्स बहुत सारे बना दिए जाते हैं और पॉलिटिकल मैसेजिंग के थ्रू यहाँ पे काम चलता है, तो फेक अकाउंट्स को रोकने का काम यहाँ पे होगा। ठीक है, तो मेटा ये ध्यान देगा कि बिहेवियर किस तरह से है, हर अकाउंट क्या किस तरह का बिहेवियर कर रहा है इंस्टीड ऑफ द कंटेंट। क्योंकि क्या होता है कई बार कंटेंट ऑथराइज्ड हो सकता है, उस चक्कर में क्या होता है फेक अकाउंट छूट जाता है। लेकिन अगर फेक अकाउंट है और कंटेंट यहाँ पे छोड़ो, कंटेंट को छोड़ो, यहाँ पे बिहेवियर देखा जाता है कि बिहेवियर किस तरह से है इस फेक अकाउंट का, इस अकाउंट का, उस बेसिस पे उसको फेक या अनफेक ये सब कहा जाता है। ओके, उसके अलावा वायरलिटी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे वायरल कैसे होता है, कोई भी एड वायरल कैसे होता है। ऐसे नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है उसका वायरल होगा, यहाँ पे वायरल होता है बेस्ड अपॉन द एल्गोरिथम। अगर मैं कोई पर्सन हूँ, मैं फेसबुक चलाती हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, मेरे जो भी पेजेस मैंने फॉलो किए हुए हैं, जो भी ग्रुप्स मैंने फॉलो किए हुए हैं, वो लोग क्या क्या पोस्ट करते हैं वो मुझे प्रायोरिटी पे दिखेंगे, है ना। उसके बाद मुझे दूसरे पोस्ट दिखेंगे, तो यहाँ पे एल्गोरिथम ये डिसाइड करता है। ठीक है, फेसबुक खुद से डिसाइड नहीं करता है, इन्होंने ये चीज कही है। फिर उसके अलावा लैंग्वेज,
तो इन्होंने कहा है कि 20 इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं उनके लिए इन्होंने कई सारे रिव्यूअर्स यहाँ पे हायर किए, 40,000 से रिव्यूअर्स यहाँ पे इन्होंने अलोकेट किए हैं, असाइन किए हैं कि यहाँ पे 70 से ज़्यादा लैंग्वेजेस पे जो भी कंटेंट बन रहा है फेसबुक में उसको रिव्यू किया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे कुछ प्रोसेस भी बताई गई है कि यहाँ पे एडवर्टाइजर्स जो है उनकी प्रोसेस है कि ऑथेंटिफाई कैसे किया जाएगा उनको। तो यहाँ पे उनके लिए अलग से कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपको लोकेशन अपनी डालनी पड़ेगी, गवर्नमेंट आईडी की यहाँ पे फोटो वगैरह डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे आपको परमिशन मिलेगी एड्स वगैरह चलाने की। अगर आप एड्स को चलाते हो और रिस्ट्रिक्शंस जो भी हैं उनको फॉलो नहीं करते, वायलेट करते हो, तो हो सकता है आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, आपको एड्स ना डालने दी जाए। ये सब चीज़ें बताई हुई है, ठीक है। कैन मेटा कंप्लीटली बैन एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स? तो क्या मेटा एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को कंप्लीटली बैन कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है। जॉर्जिया में कर चुका है, यूएस के इलेक्शंस के पहले भी कर चुका है, ठीक है। अच्छा, हाउ हैव इंडियन अथॉरिटीज चेक्ड फेसबुक अलेज्ड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी? तो देखो यहाँ पे 28 मार्च को क्या हुआ, पार्लियामेंट्री कमेटी ने फेसबुक को बुलाया, फेसबुक के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया और उन्होंने बोला कि आप जो है अपने एल्गोरिथम्स को सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बदले में इन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी जितना भी काम होता है वो एल्गोरिथम के बेसिस पे होता है। यहाँ पे एड्स किस तरह से कंपैरेटिवली परफॉर्म कर रही हैं, इस तरह से काम होता है, हमारा पर्सनल कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था पूरा पॉलिटिकल मैसेजिंग के ऊपर पूरा आर्टिकल, ठीक है। आगे बात करते हैं, लास्ट आर्टिकल है हमारा, रशिया यूएस आईएसएस स्पेस ट्रैवलर्स रिटर्न टू अर्थ। तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रशिया और यूएस के कई सारे एस्ट्रोनॉट्स वापस आए हैं, ठीक है। तो ये क्यों आए हैं? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है उसमें जो रशिया है कई टाइम से, कई समय से ये धमकियां दे रहा है कि यहाँ पे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से विड्रॉ कर रहे हैं और हम अपना अलग से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए रशिया और यूएस के जो कुछ एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अलग अलग वापस आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट में सिचुएटेड है, हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जहाँ पे लोग रह सकते हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का 1998 में गया था स्पेस में, लो अर्थ ऑर्बिट में, और आज की डेट में लार्जेस्ट ह्यूमन मेड बॉडी है ये लो अर्थ ऑर्बिट में। पूरे अर्थ को 92 मिनट्स में ये इनसर्कल कर लेती है, लगभग एक दिन में लगभग 15.5 ऑर्बिट्स कंप्लीट करती है, 15.5 रिवोल्यूशन ये कंप्लीट करते हैं अराउंड द अर्थ, ओके। अच्छा, यहाँ पे आप जितने भी माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट्स हैं, स्पेस एनवायरनमेंट में जो भी आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मीटरोलॉजी, इन सभी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे होते हैं। 5 कंट्रीज जो है, 5 कंट्रीज की जो स्पेस एजेंसीज है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें। नासा यूएस की, रोस्कॉस्मोस रशिया की, जाक्सा जापान की, ईएसए यूरोप की और सीएसए कनाडा की। इन 5 कंट्रीज का ये इनिशिएटिव है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, ठीक है। इसके अंतर्गत कई सारी इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटीज के थ्रू इसकी ओनरशिप वगैरह को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि ऑपरेट करे। नासा ने ये प्लान किया कि 2031 में इसको डीकमीशन कर दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए अभी कई सारी कंट्रीज जैसे चाइना भी इस रेस में है, चाइना है, रशिया है, ये सभी अपना अलग अलग स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं इन द स्पेस, ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल हमारा। आज के सारे आर्टिकल्स हम कर चुके हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर देना। तो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे।